बाबा साहब इस संविधान में एक वर्ड लिख देते कि इस देश में गरीबों, दलितों, पिछड़ों के बच्चों को बिजली फ्री मिलेगी, खाना फ्री मिलेगा, कपड़ा फ्री मिलेगा, लेकिन बाबा साहब ने नहीं लिखा। इसका मतलब क्या हो गया कि हम स्वाभिमानी लोग हैं जो फ्री में कोई चीज नहीं लेते हैं साथियों। ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। लेकिन इस देश के अंदर आज हमारे बाबा साहब का संविधान है, देश में संविधान से देश चलता है, सारे नियम कानून बना दिए बाबा साहब ने, और उसके बावजूद भी आज एक आदिवासी के बच्चे को ट्रक में बांध के खींचा गया। इसके मतलब है कि इस देश के अंदर जो सरकारें काम कर रही हैं वो हमारे संविधान के अनुरूप नहीं कर रही हैं। संविधान 2022 से लेकर के 2025 के बीच में जो इस देश के अंदर सत्ता का महासंग्राम होने वाला है, ये सत्ता का महासंग्राम ये मेरे बहुजन समाज पार्टी के सिपाही इस बार जीत के अपने हाथों में रखेंगे। और तमन्ना के साथ माननीय कांशीराम साहब ने कहा था, अगर तमन्ना सच्ची है तो रास्ते निकल आते हैं, तमन्ना में खोट है तो बहाने भी 1 लाख मिल जाते हैं साथियों। तो आप लोग तमन्ना सच्ची करके इस मूवमेंट को, मानवतावादी मूवमेंट को बढ़ाने में दिल्ली प्रदेश में सहयोग करेंगे, आदरणीय बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे, ऐसी आशा और उम्मीद करते हुए मैं बड़े अदब के साथ आमंत्रित करता हूं दिल्ली प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी के साथ साथ देश के तमाम प्रदेशों में प्रभारी माननीय सांसद साहब इंजीनियर रामजी गौतम साहब को। आप लोग तालियों स्वागत करेंगे साथियों इंजीनियर रामजी गौतम साहब। साथियों, इधर मैं मंच पे बैठा हुआ था, मेरे साथियों ने बताया ये वजीरपुर की पवित्र धरती है और जहां पर मान्यवर श्री कांशीराम साहब ने अपना कार्यालय खोला था। मेरे को नहीं मालूम था, लेकिन हमारे साथियों ने बताया इधर टूल रूम करके कोई एक जगह थी, उधर मान्यवर साहब ने अपना ऑफिस खोला था। तो हमें तो ऐसी आशा और विश्वास कि जितने भी लोग आए हुए हैं दूर दराज से, वो सब मान्यवर साहब के शहर, मान्या बहन जी के शहर बैठे हुए हैं, सारे के सारे हमारे मिशनरी साथी बैठे हुए हैं। और ये बात जरूरी है कि जो मेरे सीनियर साथी इधर बैठे हुए हैं, जो बुजुर्ग साथी इधर बैठे हुए हैं, और वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारे मूवमेंट और मिशन के बारे में जानते हैं, और मूवमेंट और मिशन और बीएसपी क्यों जरूरी है इस बात के बारे में आप जानते हैं। ये बात पीछे क्यों रह जाती है? जब आप सभी लोग माननीय श्री कांशीराम साहब सीधे के सीधे रूबरू होते थे, मान्या बहन जी से सीधे के सीधे रूबरू होते थे, आपकी सीधी बात उनके साथ में थी, तो पार्टी का काम आगे क्यों नहीं बढ़ाया जाता? ये सोचने की बात है। खैर, जो पीछे हुआ उसकी बात हम भूल जाते हैं, जो गायब आपके बीच में आया उसकी बात भी भूल जाते हैं। लेकिन हमें ऐसी आशा और उम्मीद कि जो देश के अंदर जो माहौल है, ये माहौल हमारे अनुकूल नहीं है। धीरे धीरे हमारे संवैधानिक अधिकारों पे हमला हो रहा है, धीरे धीरे हमसे शिक्षा दूर की जा रही है, धीरे धीरे हमारे रिजर्वेशन पे हमला हो चुका है। इस तरह सारी तरफ से, चारों तरफ से बहुजन समाज के लिए षड्यंत्र रच दिया गया है कि बहुजन समाज वापस कैसे उसी दशा में पहुंच जाए जिस दशा से बाबा साहब ने हम सबको निकाल के अंदर लाए हुए हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इधर बहुत सी पार्टियां हैं दिल्ली के अंदर, एक झाड़ू से लेकर के कमल तक पार्टी इधर है, पंजा वाली पार्टी भी इधर है, तमाम पार्टियां। लेकिन मैं आपसे बार बार क्यों कहता हूं, जो पार्टियां हैं ये आपकी विचारधारा के हिसाब से काम नहीं करने वाली। ये पार्टियां सिर्फ अपने वोटों को यूज करती हैं, इस्तेमाल करती हैं और अपने धंधे में लग जाती हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, जो बाबा साहब के रुके हुए कार्रवाई को आगे लेकर चलने वाली पार्टी है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का एक एक सिपाही बाबा साहब की बात को मानता है, मानवर साहब की बात को मानता है और बहन जी की बात को मानता है सब। और हम सब लोग अथक प्रयास भी कर रहे हैं कि अब 2022 से लेकर के 2025 के बीच में जो इस देश के अंदर सत्ता का महासंग्राम होने वाला है, ये सत्ता का महासंग्राम
ये मेरे बहुजन समाज पार्टी के सिपाही इस बार जीत के अपने हाथों में रखेंगे साथियों, ऐसी मुझे आशा और विश्वास है। अब आप समझ सकते हैं, इधर मैंने कई सारी पार्टियों का नाम लिया। ये दिल्ली में भी पहले कांग्रेस की पार्टी की सरकार रही, शीला दीक्षित जी भी यहाँ पे मुख्यमंत्री रही, बीजेपी के भी मुख्यमंत्री रहे, और अभी झाड़ू वाली पार्टी का भी मुख्यमंत्री है। भाई हंसिए नहीं, झाड़ू है तो झाड़ू वाला ही बोलूंगा ना मैं तो झाड़ू वाली पार्टी का मुख्यमंत्री है। तो अभी मेरे को मालूम है, मैंने पढ़ा इधर मूलगंज बुद्ध विहार जे कॉलोनी, अभी एक कॉलोनी बन रही, बनी नहीं बनी। आज से अगर 10-15 साल बैक में जाएं तो ये जे क्लस्टर कहलाता होगा, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में कहते हैं कहलाता होगा ये सब एरिया पूरा। तो माने अभी आप समझ सकते हैं कि अभी 7 फरवरी को इसी जे कॉलोनी के ऊपर उधर पार्लियामेंट के अंदर बहस हो रही थी, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर के ऊपर बहस हो रही थी। ये उधर सरकार एक प्रावधान लेकर आई कि दिल्ली के अंदर जो झुग्गी झोपड़ी हैं उनको हम ऑथराइज कर दें। तो ऑथराइज करने के लिए उन झाड़ू वालों ने भी बात अपनी रखी, पंजाब वालों ने भी अपनी बात को रखा, लेकिन इन लोगों ने गरीबों के हक की बात नहीं रखी। बात किसने रखी? बहुजन समाज पार्टी के सांसदों ने बात रखी उधर। 7 फरवरी की घटना है साथ, इसी साल की मैं बता रहा हूँ, और कहा कि आप जे क्लस्टर को ऑथराइज करने जा रहे हो। इन जे क्लस्टर्स में, कॉलोनियों में, ये पूरे देश से जो माइग्रेंट लोग आते हैं, जो लेबर आता है, जो मजदूर आता है, जो नौकरी करने आता है, इधर छोटे मोटे झुग्गी झोपड़ियों में किराए पे लेकर रहता है, तो कुछ ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि जो उसमें रहने वाले जो लोग हैं वही लोग उसके मालिक बन जाए। और ऐसा ना हो इधर लोकल के जो माफिया होते हैं, भू माफिया, लैंड माफिया जो होते हैं, उन लोगों ने 10-10, 15-15, 50-50 झुग्गी झोपड़ी बना रखी होती है, और वो 3,000 रुपये में, 4,000 रुपये में किराए पे देते हैं। तो अगर आप इनको ऑथराइज करेंगे तो इसका सीधा बेनिफिट उन भूमाफियाओं का हो जाएगा, लेकिन इन माइग्रेंट हमारे जो मजदूर होते हैं पूरे देश से, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब आता है, उसको फायदा नहीं होने वाला। और मैंने उनसे ये भी कहा, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो, और हमारी समझ से उस वक्त हरदीप पुरी जी भी इसके मिनिस्टर हैं, केंद्र के मिनिस्टर बैठे हुए थे, तो मैंने कहा आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप एक काम कर सकते हैं। 2007 से लेकर 2012 के बीच में मान्या बहन जी ने लाखों आवास माननीय श्री कांशीराम साहब के नाम पर शहरी आवास योजना चलाई, और उस शहरी आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों को फ्री में मकान दिए गए, 3-3, 4-4 कमरे के मकान दिए गए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उत्तर प्रदेश का 2007 का मान्या बहन जी का जो आदेश है कि माननीय श्री कांशीराम साहब शहरी आवास योजना के तहत मान्या बहन जी ने करीब 5 लाख, 1-2 नहीं, 5 लाख मान्या बहन जी ने मकान बना कर दिए। 2 कमरे का फ्लैट बना कर दिया, 2 कमरे का फ्लैट, लेटरिन, बाथरूम, किचन सब उसमें अलग से था। और उसके बावजूद भी जहाँ पर एक कॉलोनियाँ बनाई गई, माननीय श्री कांशीराम साहब शहरी आवास जहाँ भी बनाए गए, और वहाँ पर मान्या बहन जी ने वहाँ पर शिक्षा के बारे में भी सोचा कि जो मेरे गरीब लोग हैं जो इधर कॉलोनियों में रहने के लिए आए हैं, जिनको हमने फ्लैट दिया हुआ है, इनके बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? तो उसके लिए भी मान्या बहन जी ने वही व्यवस्था कर दी। कहा यहीं पे स्कूल खोला जाएगा, यहीं पे इनके बच्चे पढ़ेंगे। और यही नहीं, वहाँ पर सचिवालय बना दिया। कहा इनके घर में कोई शादी बारात होगी तो शादी बारात करने के अब बाहर जाएंगे। कहा नहीं, इनकी व्यवस्था भी यही होनी चाहिए। उन कॉलोनियों के अंदर सचिवालय भी बना दिया मान्या बहन जी ने। और उसके बाद कहा ये गरीब लोग हैं, ये डेली मजदूरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो राशन की दुकान कहीं बाहर दूर है तो वहाँ पे लाइन लगाना पड़ेगा, पूरा दिन खराब करना पड़ेगा। तो मान्या बहन जी ने कहा राशन की दुकानें भी उसी कॉलोनियों में खोली जाएंगी साथियों। इस तरह के मान्या बहन जी ने काम किए। तो मैंने सरकार से कहा कि अगर आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई अधिकारी आपके पास गाइड करने वाला नहीं है, तो आप उत्तर प्रदेश के मान्या बहन जी के उस आदेश को ले लीजिए, और दिल्ली के अंदर जो जे क्लस्टर कॉलोनियाँ हैं जिनको आप ऑथराइज करना चाहते हैं, वहाँ पर आप सरकारी आवास बना करके
सरकारी आवास बनाइए। और इन जो माइग्रेंट लोग आते हैं पूरे देश से, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, जितने भी लोग इधर माइग्रेंट के रूप में आते हैं, इनको आप बने बनाए मकान दे दीजिए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप सब ने बाबा साहब के सपनों को पूरा किया। अपने रुके हुए कार्य को उत्तर प्रदेश, एक आदिवासी बच्चे को शक के बिना पर ट्रक में बांध के उसे खींचा गया, और 1-2 किलोमीटर नहीं, 10 किलोमीटर तक उसको खींचा गया। उसकी बॉडी की सारी खाल निकल गई। हॉस्पिटल जब ले गए तो वो खत्म हो गया। खत्म तो वहीं हो गया, वो तो नाटकबाजी हो रही वहाँ की सरकार की, वो वहीं खत्म हो गया। इससे पहले आप लोग सुने होंगे, ये फिल्मों में सुनते थे हम लोग कि डाकू आते थे गांव के अंदर, डाकू किसी गरीब आदमी को पकड़ते थे, पकड़ के उसको घोड़े में बांध के खींचते थे। या कुछ पुरानी पिक्चरों में देखेंगे तो भाई कोई राजा महाराजा होता था, उसके राजा महाराजा के जो हुक्म को नहीं मानता था, उसके सैनिक आते थे, पकड़ते थे, घोड़े में बांध के खींचते थे, और तब तक खींचते थे जब तक उस व्यक्ति की मौत ना हो जाए। सब इस तरह की सजाएं होती थी। लेकिन इस देश के अंदर आज हमारे बाबा साहब का संविधान है। देश में संविधान से देश चलता है, सारे नियम कानून बना दिए बाबा साहब ने, और उसके बावजूद भी आज एक आदिवासी के बच्चे को ट्रक में बांध के खींचा गया। इसके मतलब है कि इस देश के अंदर जो सरकारें काम कर रही हैं वो हमारे संविधान के अनुरूप नहीं कर रही हैं। संविधान ये अलाउ नहीं करता है कि किसी भी व्यक्ति को आप घोड़े में या ट्रक में बांध के खींच दें, या जात के नाम पर, धर्म के नाम पर उसके साथ में उत्पीड़न करें। ये संविधान अलाउ नहीं करता है। और इस संविधान बाउंड करता है इस गवर्नमेंट को भी कि गवर्नमेंट इस संविधान के अकॉर्डिंग चले। इस देश की जो अदालतें हैं वो भी इस संविधान के अकॉर्डिंग ही चलेंगी साथ में। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी सारा सिस्टम ये लोग अपने हिसाब से चला रहे हैं, संविधान के हिसाब से नहीं चला रहे। क्योंकि संविधान से चलाएंगे तो बहुजन समाज के दबे कुचले लोग इस देश के शेर बन जाएंगे। उनको पता है कि इन बहुजन समाज के दबे कुचलों के लिए बाबा साहब ने संविधान दिया है, और ये संविधान इनको शेर बना देगा। इसीलिए इस संविधान को लागू करने नहीं देते साथियों। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी आपके लिए जरूरी है। आप ये मत समझिएगा कि इधर जो फ्री बांटने वाले लोग हैं, कोई बिजली फ्री बांट रहा है, कोई पानी फ्री बांट रहा है, बांट रहा साथियों। अगर फ्री बांटने की बात होती तो बाबा साहब इस संविधान में एक वर्ड लिख देते कि इस देश में गरीबों, दलितों, पिछड़ों के बच्चों को बिजली फ्री मिलेगी, खाना फ्री मिलेगा, कपड़ा फ्री मिलेगा। लेकिन बाबा साहब ने नहीं लिखा। इसका मतलब क्या हो गया कि हम स्वाभिमानी लोग हैं जो फ्री में कोई चीज नहीं लेते हैं साथियों। ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट साथियों है। हम फ्री कोई चीज नहीं लेते हैं। हमें आप अवसर दीजिए, हमें आप पढ़ाई का अवसर दीजिए, हम शिक्षा का अवसर लेंगे, अपने दम पर इस देश की गद्दी पे काबिज हो जाएंगे। हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए सर। हम बाबा साहब के सिपाही साथियों। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जितने इधर बैठे हुए साथी बैठे हुए, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है 2022 से लेकर 2025 इस देश में सत्ता का महासंग्राम है, जो बहुजनों के लिए बहुत ही आवश्यक है, उसको जीतना आवश्यक है। अगर आप बहुजन समाज के लोग इस सत्ता का महासंग्राम जीतेंगे तो आने वाली जनरेशन इस देश में मान सम्मान के साथ में रहेगी। अगर आप लोग ये सत्ता का महासंग्राम हार गए तो आने वाली जनरेशन आपसे क्वेश्चन करेगी कि पिताजी मैं तो पढ़ लिख गया, मैंने ग्रेजुएशन भी कर लिया, मैंने सारी पढ़ाई भी पूरी कर ली, लेकिन हमारे पास आज नौकरी नहीं। आज मैं मजबूर हूँ झाड़ू लगाने के लिए, आज मैं मजबूर हूँ टॉयलेट साफ करने के लिए, आज मैं मजबूर हूँ सफाई का काम या छोटे मोटे काम करने के लिए। भाई हर बाप हर माँ अपने बच्चे को पढ़ाती है, ये सोच के पढ़ाती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख जाएगा, अधिकारी बनेगा। हर मन में ये ख्याल आता है, हर मन में आशा और होप और विश्वास होता है कि मैं जो आज रात दिन धूप में काम करती हूँ, इनके पिता रात दिन धूप में काम करते हैं, ये काम मेरा बच्चा न करे। इसलिए हम अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, ये बच्चा पढ़ लिख करके इस देश का अधिकारी बने, कलेक्टर बने, डीएम बने, एसपी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने। इसलिए आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आज आप लोगों ने इस सत्ता के महासंग्राम को नहीं जीता
तो आज से 10 साल 15 साल बाद जब बच्चा आपका बड़ा होगा, पढ़ लिख करके बड़ा होगा, और वो वक्त रोता हुआ आपके पास आएगा कि पिताजी, बाबा साहब ने संघर्ष किया, मानवर साहब ने संघर्ष किया, मानव बहन जी ने संघर्ष किया, हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, तो आप तो डॉक्टर बन गए, आप तो इंजीनियर बन गए, आपने MBA कर लिया, आपने BTech कर लिया, आप अधिकारी बन गए, लेकिन आपने कोई संघर्ष नहीं किया। अगर आपने कोई संघर्ष किया होता तो कम से कम हम इस देश में गुलाम नहीं बनते, इस देश में हम भी आपकी तरह मान सम्मान के साथ में जीते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, जो इस देश में बैठी हुई सरकारें हैं, वो चारों तरफ से हमें दोबारा गुलामी की तरफ ढकेलने का प्रयास कर रही हैं, और हमारे पास एक ही रास्ता है, और हमारे पास एक रास्ता क्या है? हमारी अपनी बहुजन समाज पार्टी। अगर हम सत्ता में लेकर आएंगे तो जो सोच रहे हैं कि हम बहुजन समाज के लोगों को दोबारा गुलामी की तरफ ले जाएंगे, तो उनके मुंह पर तमाचा मारने का काम आप मेरा समाज का लोग करेंगे। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी लोग पूरी ताकत के साथ में, पूरे मन के साथ में, पूरे तन मन धन, मानवर साहब को आप सबने सुना है, आपने सबने उनको महसूस किया है, और जब कभी भी आप आंखें बंद करते होंगे तो हो सकता है उनकी तस्वीर भी आपके सामने आती हुई है, उनके बारे में याद करते होंगे तो याद होगा। तन मन और धन, तीनों चीज़ों की जरूरत होती है मूवमेंट के लिए साथियों। इसलिए मैं कहता हूं कि तीनों चीज़ें आप निकालना शुरू करिए। तन मन धन के साथ में अपनी पार्टी को मजबूत करना शुरू कर दीजिए। अपनी पार्टी की बात को, अपनी पार्टी की कार्रवाई को घर घर लेकर जाइए, अलग जगा दीजिए कि इस बार सिर्फ हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी होगी, इसके अलावा कोई और पार्टी की बात नहीं करेंगे। हमारा वोट सिर्फ BSP को जाएगा। हम सब बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम सब बाबा साहब के अनुयायी हैं, और हम जहाँ पर बैठे हुए, यह भी एक पवित्र धरती है, ये बौद्ध बिहार साथियों है, जहाँ हमेशा बाबा साहब के बारे में बात होती होगी, जहाँ पर हमेशा बुद्ध जी की बात होती होगी, जहाँ हमेशा संत रविदास जी के बारे में बात होती होगी। तो इसके मतलब जब हम अपने महापुरुषों की विचारधारा के बात करते हैं, तो बाबा साहब ने यह भी तो कहा है कि आप अपने वोट को कभी बेचना नहीं, आप अपने वोट को कभी खराब नहीं करना। आपको मैंने जो वोट की ताकत दी है वो इस देश में आपको शासक बनाने के लिए दी है, ना कि बेचने के लिए दी साथियों। इस बात को आपको सोचना चाहिए। ये सारी बातें जब आप गांव में जाएंगे, इधर क्लस्टर में जाएंगे, झोपड़ियों में जाएंगे, कॉलोनियों में जाएंगे, आप सबको जगाइए। जो हमारे पुराने शेर बैठे हैं घरों में, उन सब के घरों में जाइए और उनसे बोल दीजिए आप कोई और पार्टी नहीं चलेगी, ना झाड़ू चलेगा, ना पंजा, ना फूल, इस बार हाथी का कमाल होना चाहिए साथियों। इन्हीं सब बातों के साथियों मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरी ताकत के साथ में पूरे संगठन को मजबूत करिए, सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी को बनाइए। ये पार्टी हम सब की जिम्मेदारी साथियों, ये पार्टी को चलाना हम सब की जिम्मेदारी है। अगर हम सब लोग पार्टी से पीछे हटेंगे तो पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी साथियों? अगर ये पार्टी किसके लिए काम करती है? अभी विवेक कुमार जी बोल रहे थे, BSP माने कि ये पॉलिटिकल गेम नहीं है, ये मिशन और मूवमेंट है। और मिशन मूवमेंट क्या बाबा साहब का है? बाबा साहब की फोटो इधर लगी होंगी, शायद मूर्ति भी लगी कहीं हो। बाबा साहब की फोटो में हाथ में संविधान होता है और उंगलियों का इशारा होता है। उंगलियां कहती हैं कि जाओ मेरे बच्चों, इस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो अपने उत्थान के लिए। जाओ मेरे बच्चों, इस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो अपने उत्थान के लिए। ये बाबा साहब की उंगलियों का इशारा है। बाबा साहब की मूर्ति पार्लियामेंट में भी लगी है। अगर आप लोग उसको गूगल में देखेंगे तो बाबा साहब की मूर्ति पार्लियामेंट की तरफ इशारा कर रही। जाओ मेरे बच्चों, इस वोट के जरिए इस पार्लियामेंट पे कब्जा कर लो, इस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो। और जिस दिन तुमने इस मंदिर पे कब्जा कर लिया, उसी दिन आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफें खत्म हो जाएंगी साथियों। ये बाबा साहब ने कही साथियों। और बाबा साहब ने यह भी कहा है 1953-54 में कि मेरे बच्चों, कभी कांग्रेस के 4 आने के मेंबर भी नहीं बनना। वोट तो बहुत बड़ी बात हो गई, वोट तो आप छोड़ दीजिए, आप कांग्रेस के 4 आने के मेंबर भी नहीं बनना, यानी कि आप अपने वोट को कभी खराब नहीं करना। बाबा साहब ने अपने वोट के बारे में कहा है, वोट एक दुधारी तलवार है जिसमें दोनों तरफ धार होती है। अगर इसका सही इस्तेमाल करोगे तो दुश्मन का गला काटोगे, और गलत इस्तेमाल करोगे तो अपना गला काटोगे। इसलिए मैं कहता हूं, ये वोट इसलिए नहीं है कि आपको फ्री बिजली मिल जाए, फ्री पानी मिल जाए, फ्री में रहना मिल जाए। अरे वोट तो हमें इस देश में शासक राजा बनाने के लिए है, ना कि फ्री लेने के लिए साथियों। और जब राजा बन जाएंगे
तो आपको फ्री कुछ नहीं चाहिए, आप इस लायक बन जाएंगे कि फ्री बांटना शुरू कर देंगे साथियों। इसलिए मैं अपने बहुजन समाज के लोगों को इस देश में इस लायक देखना चाहता हूं, ये बांटने वाला समाज बन जाए, ना कि मांगने वाला समाज बन जाए। इन्हीं सब बातों से साथियों, क्योंकि और भी हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जी बैठे हुए हैं, उनको भी बात रखनी है अपनी, और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम। धन्यवाद। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से